हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ये पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत हमारा 6वां टॉपिक है। इसके पहले हमने 5 और टॉपिक पढ़ा हुआ है। विद्युत ऋणात्मकता का अर्थ होता है कि जो कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए जो परमाणु होते हैं, अर्थात सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए परमाणु का अपने जो बंध अर्थात बॉन्ड होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता, अर्थात ये बोल सकते हैं कि कोई भी जो बंध बना रहता है अर्थात बॉन्ड बना रहता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको जो एटम होते हैं उन अपनी ओर खींचने का जो गुण होता है उसी गुण को बोल रहे हैं हम लोग विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि वास्तव में होता क्या है। सबसे पहले इसमें एक शब्दावली आता है सहसंयोजक बंध अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड, उसको समझते हैं। सहसंयोजक बंध का अर्थ होता है कि कोई भी जैसे बंध बनता है ए और बी, मैं यदि कोई अणु लेता हूँ तो ये अणु के बीच में जो ये बंध बनता है अर्थात बॉन्ड जो बनता है, इसमें जब दोनों परमाणु अर्थात दोनों एटम इलेक्ट्रॉनों को बराबर मात्रा में शेयर करें अर्थात साझा करें तो इस प्रकार जो बंध बनता है उसको बोलते हैं सहसंयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होता है विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, वह होता है कोवेलेंट बॉन्ड अर्थात सहसंयोजक बंध वाले अणुओं में। तो ये याद रखना है, सहसंयोजक बंध इसके लिए कंडीशन है। अब इसमें होता क्या है कि ये जो ए बी हमने अणु लिया और ए बी के बीच में क्या है, ए परमाणु है और बी परमाणु है अर्थात एटम है, इनके बीच में ये बंध बना है और बंध में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके बना है और बीच में दोनों इलेक्ट्रॉन है। अब होता विद्युत ऋणात्मकता इसको किसको कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये परमाणु ए या फिर बी परमाणु अपनी ओर खींच लेता है। जो खींचने का गुण है उसी गुण को बोल रहे हैं हम विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखिए इसमें केस क्या क्या हो सकता है। केस फर्स्ट अर्थात स्थिति पहला क्या हो सकता है, यदि इसमें ए का ताकत ज़्यादा हो गया अर्थात मैं क्या बोल सकता हूँ, विद्युत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बी, अर्थात ए की विद्युत ऋणात्मकता यदि अधिक हो जाए तो क्या होगा, ये जो हमारा साझे का इलेक्ट्रॉन है अर्थात एक इलेक्ट्रॉन तो इसका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका है। अब चूंकि इसका ताकत बढ़ गया तो बढ़ने से क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे अर्थात ट्रांसफर होना स्टार्ट करेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो ए होता है और ये जो बी होता है, ए पे हो जाएगा आंशिक रूप से ऋण आवेश और बी पे हो जाएगा आंशिक रूप से धन आवेश। इसको डेल माइनस कहते हैं, इसको डेल प्लस। आंशिक रूप से अर्थात पार्सली निगेटिव हो जाएगा और पार्सली पॉजिटिव। इसका अर्थ क्या है निगेटिव का अर्थ, निगेटिव का अर्थ ये है कि बॉन्ड तो हमारा टूटा नहीं है लेकिन यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसकी ओर खिसक गया है अर्थात चला गया है। जाने से क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी अर्थात घनत्व तो क्या हो गया, बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे पार्सली निगेटिव और यहाँ पे पार्सली पॉजिटिव। तो ये विद्युत ऋणात्मकता का पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि यदि बी का ताकत ज़्यादा हो। अब ए का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक का अर्थ है कि ए का ताकत अधिक। उसी प्रकार यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता ए का कम रहे और विद्युत ऋणात्मकता बी का क्या हो जाए, अधिक हो जाए, तो क्या होगा इस स्थिति में। इस स्थिति में ये जो हमारा बंध है ए और बी के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड अर्थात सहसंयोजक बंध जिसको बोल रहे हैं, इसमें का इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट हो जाएगा, इसकी ओर। क्यों, क्योंकि इसका ताकत अधिक हो गया। अब इस केस में क्या होगा, ए और बी, ए में हो जाएगा पार्सली पॉजिटिव और बी में हो जाएगा पार्सली निगेटिव अर्थात इसकी ओर चूंकि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया तो शिफ्ट होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन के घनत्व तो बढ़ने से ऋण का आवेश आता है, लेकिन ये बंध टूटा नहीं है अर्थात बॉन्ड टूटा नहीं है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं पार्सली निगेटिव अर्थात आंशिक रूप से ऋण आवेश। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब तीसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि यदि मान लो ए है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसको ई एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हो जाए अर्थात ये तो अभी सामान्य स्थिति है, अब कहीं ये बहुत ज़्यादा हो जाए। बहुत ज़्यादा होने से क्या होगा, यहाँ का पूरा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो बंध अभी बना हुआ है कि इसमें विद्युत ऋणात्मकता के गुण को समझने के लिए जो बना रखे हैं, ये बंध पूरा टूट जाएगा और ये ऋण आवेश हो जाएगा और ये धन आवेश होगा। अर्थात वो किस केस में होगा, वो हो जाएगा आयनिक केस में। और अभी जो ये बंध बना हुआ है, ये बंध है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अर्थात ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। और यहाँ पे ये वाला जो बंध है वो क्या है, सहसंयोजक बंध या जिसको बोल सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब केस थर्ड मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो उसको ज़्यादा समझना नहीं है, उसके लिए हम केमिकल बॉन्डिंग वाला यूनिट अर्थात रासायनिक बंधन वाला यूनिट जो चौथा यूनिट है अपना, उसमें पढ़ेंगे उसके बारे में डिटेल में। अर्थात इसकी ताकत कुछ ज़्यादा बढ़ जाए, इससे बहुत ज़्यादा, तो इस केस में वैसे होगा, पूरा इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा फिर ए प्लस और ये ऐसा बी माइनस, जो कि आयन के फॉर्म में बदल जाएंगे, जिसको हमने परमाणु आयनिक त्रिज्या वाले में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो कंडीशन बनते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब इसके गुण देखते हैं कि जो विद्युत ऋणात्मकता होता है उसका क्या क्या गुण होता है, क्योंकि इसके पहले हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में पढ़ा है, आयनन ऊर्जा के बारे में पढ़ा है और भी दो प्रॉपर्टीज़ पढ़े हुए हैं। तो उनमें क्या करते थे हम लोग, किसी एक परमाणु को लेते थे और परमाणु के गुण को देखते थे, अर्थात जो एटम रहता था उसके प्रॉपर्टीज़ को देखते थे। लेकिन ये किसी एटम का प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये इसके लिए कंडीशन है कि एक
अणु होना चाहिए, मॉलिक्यूल होना चाहिए। इसलिए देखिए कि अणु में साझे के बंध अर्थात ये सहसंयोजक बंध जिसको बोलते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े परमाणुओं द्वारा, अर्थात इससे इस बंध से जुड़ी ये परमाणु है, इनके द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन को अर्थात इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। अब इसका गुण देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई इकाई नहीं होती। क्यों इकाई नहीं होती? क्योंकि यहाँ पे हम किसका ताकत अधिक है और किसका ताकत कम है इसको देख रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन होता है। ठीक है, इसके पहले जो भी चीज़ें हमने पढ़ी है वो पूरे प्रैक्टिकली डाटा पे बेस्ड है। यहाँ पे प्रैक्टिकली डाटा नहीं उपयोग होता है, इसलिए इनका इकाई भी नहीं रहता। यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये तुलनात्मक मान है, मतलब एक का शुरुआत में विद्युत ऋणात्मकता निकाला गया पालिंग के द्वारा। लिनस पालिंग जो साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनके द्वारा सबसे पहले फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता निकाला गया और उसी से सभी का तुलना कर करके कितना होता होगा करके विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माना गया है। यह अणुओं का गुण है, ना कि विलगित परमाणु का। विलगित परमाणु अर्थात ऐसे एटम जो कि अलग रहें। अब इसको अणुओं का गुण क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें हम अणु ले रहे हैं अर्थात मॉलिक्यूल ले रहे हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड अर्थात सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। इसका पहला कंडीशन ही है कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। और विलगित परमाणु का गुण नहीं है का अर्थ है कि हम इसके पहले जो भी रहते थे उनमें अलग से, जैसे आयनन ऊर्जा अर्थात आयोनाइजेशन एनर्जी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते थे, उन दोनों में क्या करते थे, हम अलग सिंगल परमाणु को लेते थे। इसमें ऐसा सिंगल परमाणु नहीं लिया जा रहा है, इसको आइसोलेटेड एटम कहा जाता है। ठीक है, तो ये सिर्फ अणु का गुण है, ना कि आइसोलेटेड एटम अर्थात विलगित परमाणु का। नेक्स्ट है, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शून्य होती है क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। अक्रिय गैस अर्थात जो आवर्त सारणी पढ़ते हैं उसमें 18वां समूह या जिसको शून्य समूह या जिसको नोबेल गैस का फैमिली बोलते हैं, उसमें क्या होते हैं, सभी के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और स्थायी अर्थात स्टेबल कन्फिग्रेशन स्थायी विन्यास बनाते हैं, जिस कारण क्या है वो ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब चूंकि वो इलेक्ट्रॉन लेंगे भी नहीं और देंगे भी नहीं, और इसमें मान लो वहीं शून्य समूह या अक्रिय गैस जिसको बोलते हैं इनर्ट गैस, उनको रख दिया जाए तो क्या करेंगे? अब इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं है तो ये क्यों खींचे? ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? शून्य होती है। तो ये याद रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शून्य होने के कारण वही है कि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा नहीं तो बंध बनाएगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अर्थात ऐसा लेफ्ट से राइट जब जाते हैं तो वर्ग 1 जो रहता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है, न्यूनतम, और वर्ग जो 17 अर्थात जो जिसको हैलोजन परिवार कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आता है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। ये याद रखना है। बाएं से दाएं अर्थात देखिए, लेफ्ट से हम राइट चल रहे हैं तो पहले नंबर पे ये 17 और 17वां और 18वां तो वैसे ही शून्य है। ये देखिए इनर्ट गैसों का शून्य होता है, तो 17वां, अब ये हम चले लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो पहला में आ गया शुरू का समूह जिसको क्षारीय धातु अर्थात एल्कली मेटल बोलते हैं, और 17वां में हो गया हैलोजन फैमिली का, इसमें क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो सबसे अधिक होता सबसे कम होता है विद्युत ऋणात्मकता वर्ग 1 का और सबसे अधिक होता है 17 का। वर्ग 1 का सबसे कम क्यों होता है? क्योंकि जब बाएं से दाएं चलते हैं तो जो परमाणु अर्थात एटम का साइज रहता है वो लगातार कम होता है। तो जो शुरुआत में होता है पहला फैमिली अर्थात पहला जो ग्रुप रहता है उसमें क्या होता है, एटम का साइज बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे हम ऐसे चलते चलते हैं इस तरीके से तो बड़ा से धीरे धीरे ऐसा सिकुड़ जाता है। सिकुड़ने से क्या होगा, जब वो बंध बनेगा तो इलेक्ट्रॉन जो भी करीब आएंगे उनको आकर्षित करना शुरू कर देता है। इस वजह से जो फ्लोरीन या क्लोरीन, ब्रोमीन वाला जो फैमिली है अर्थात 17वां समूह है, उनकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है। तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। एक चीज़ और रिमेंबर रखना है कि जो हमारा आवर्त सारणी अर्थात पीरियाडिक टेबल है उसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है इसका फ्लोरीन का, जिसका 4 होता है, और इसी को जो लिनस पालिंग थे उसने सबसे पहले ज्ञात किया था और इसी के साथ तुलना करके बाकी का भी विद्युत ऋणात्मकता पता किया जाता है इस पालिंग के मेथड से अर्थात इसके स्केल से। ठीक है, और सबसे कम होता है सीजियम का 0.7, तो ये याद रखना है, सीजियम का 0.7 और फ्लोरीन का 4 होता है विद्युत ऋणात्मकता इस डाटा को। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, चूंकि इनका कोई यूनिट नहीं होता, तुलनात्मक मान रहता है, तो तुलनात्मक मान के लिए जो लिनस पालिंग थे और इसी प्रकार और भी जो 2 से 3 साइंटिस्ट थे उन्होंने अपना एक स्केल बनाया था अर्थात पैमाना बनाया था कि इसको कैसे ज्ञात किया जाए। तो उसका फार्मूला पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको पढ़ते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अलग अलग स्केल अर्थात पैमाने के बारे में जिसके द्वारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात किया जाता है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस है पालिंग का स्केल, जिसको लिनस पालिंग ने दिया था। इसको 1932 में दिया था। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता होता है इसको कहीं कहीं पे इस तरीके से एक्स या फिर जिसको काई कहते हैं इस तरीके से फिर रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पालिंग का ने 1932 में दिया था। इसने सबसे पहले पता किया था फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता, जिसका पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है, इसका होता है 4, और उसी का आधार लेके इसने बाकी का भी विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्ञात किया था। इसमें सबसे पहले देखते हैं
कि इसका फार्मूला क्या है। देखिए डेल ई एन का अर्थ होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पी का अर्थ होता है पॉलिंग। इस तरीके से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर ई एन पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ ई एन ए को हम ऐसा काई ए माइनस काई बी भी लिख सकते हैं, तो बुक के हिसाब से डिफर कर सकता है, लेकिन फार्मूला ऐसा ही रहता है इसका, तो ये याद रखना है आपको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी इक्वल टू 0.208 अंडर रूट ई ए बी का अर्थ होता है बंद ऊर्जा अर्थात बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी किसको कहते हैं? वह ऊर्जा जो किसी बंध को अर्थात बॉन्ड को तोड़ने में उपयोग किया जाए। ठीक है, बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो ऊर्जा लगती है उसको कहा जाता है बंध ऊर्जा या बॉन्ड एनर्जी। तो उसको ए और बी के बीच जो बंध बना होगा उसको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लग रहा है वो ऊर्जा है ई ए बी माइनस ई ए ए का अर्थ होता है कि यदि हमने मान लो ये परमाणु लिया तो इसके और छोटे छोटे जो कण हैं वो आपस में भी एक दूसरे से जुड़े होंगे, तो इनके बीच का जो बंध है उसको तोड़ने में जो ऊर्जा लग रही है वो ई ए है इंटू ई बी बी। अब ई बी बी मतलब कि ए परमाणु और ये हो गया हमारा बी परमाणु, तो बी परमाणु में जो भी इसके कण होंगे तो बी और बी के बीच में जो बंध होगा उसका ऊर्जा, और ए और बी के बीच जो बंध होगा इस ऊर्जा को जो तोड़ने में लग रहा है उसको ई ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये अंडर रूट ई ए इंटू ई बी बी, तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें ई ए बी की बंध ऊर्जा अर्थात बॉन्ड एनर्जी, उसके बंध को तोड़ने के लिए ई ए जो ए हमारा परमाणु है इसके अंदर के जो कण हैं उनके बीच की जो बंध होते हैं उनको तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लग रहा है वो है बी बी, इनके बीच जो बी परमाणु है उसका, और ए बी अर्थात ए और बी जो परमाणु आपस में मिलकर जोड़ो बनाते हैं इनके बीच का, जिसको हम सहसंयोजक बंध बोलते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्टिंग जो पढ़ा उसमें। ठीक है, तो उम्मीद है चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसके जगह ऐसा काई ए या एक्स ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एक्स बी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये याद रखेंगे। तो इसके बेस पे यदि क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन में ये सबके मान दिए रहते हैं, वो क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराने का प्रयास करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, सेकेंड है मूल्यांकन स्केल। मूल्यांकन 1934 में दिया था। इसको काई एम अर्थात मूल्यांकन के लिए या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एम अर्थात मूल्यांकन के द्वारा विद्युत ऋणात्मकता इस फार्मूला से याद कर सकते हैं। आई ई यहाँ पे क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको आयनन ऊर्जा बोलते थे, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं वो, प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अर्थात क्या है? इलेक्ट्रॉन बंधुता, जो कि हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा हुआ था, बटा 2, ये इनका फार्मूला है। इस तरीके से विद्युत ऋणात्मकता किसी भी जो क्या होता है अणु होता है सहसंयोजक बंध वाले उनकी याद की जा सकती है। यहाँ पे आई ई और ई ए इनका यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार से ऊर्जाएं होती हैं। आयनन ऊर्जा और जो इलेक्ट्रॉन बंध होता था इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते थे, तो ये भी ऊर्जा होता था, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इसका यूनिट है। अब जो ये पॉलिंग का फार्मूला होता है ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पी, इसका फार्मूला और ये मूल्यांकन का फार्मूला, इनके बीच में ये रिलेशन होता है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग फार्मूला, जिसको ये इसके लिए एक्स पी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसा एक्स पी इसके लिए, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पी पॉलिंग का फार्मूला इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एम, एम मतलब ये मूल्यांकन स्केल बटा 2.8, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है। अर्थात यदि हमको मूल्यांकन का फार्मूला दिया है तो पॉलिंग का फार्मूला निकाल सकते हैं, यदि पॉलिंग का फार्मूला दिया है तो इस रिलेशनशिप से मूल्यांकन का मतलब मूल्यांकन का यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिया हुआ है तो हम इस फार्मूला से पॉलिंग का निकाल सकते हैं, पॉलिंग का दिया रहेगा तो मूल्यांकन का निकाल सकते हैं। अर्थात इन दोनों के बीच ये रिलेशनशिप है। अब यदि यहाँ का जो डाटा है इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर दें अर्थात रखें, तो ये चीज़ हमको अर्थात जो ये एक्स पी अर्थात जो पॉलिंग वाला फार्मूला है वो यही फार्मूला हमको ऐसा दिखने लगेगा, 2.8 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये ऐसा, अर्थात ये फार्मूला इस पूरे फार्मूला को यहाँ पे रखने के बाद ये ऐसा दिखेगा, तो इनके बीच में रिलेशन है। तो ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। तीसरा है अलर्ट रोचो स्केल। अलर्ट रोचो ने 1958 में दिया था, अपना जो फार्मूला था वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करने के लिए। तो ये पहले ही बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसा एक्स या फिर इसको काई कहा जाता है, इसके द्वारा रिप्रेजेंट भी करते हैं। ये होता है इक्वल टू 0.359 जेड इफेक्टिव अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश बटा आर ए का स्क्वायर प्लस 0.744। अब आर ए का स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे रेडियस और आर ए का स्क्वायर दिया है, तो यहाँ ए क्या है? ये सहसंयोजक त्रिज्या है। चूँकि जो सहसंयोजक बंध रहेगा इनके बीच में, तो ये इसके लिए दिया गया है आर ए सहसंयोजक त्रिज्या के लिए, तो इनके ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना है आपको। तो उम्मीद है फार्मूला आपने समझ लिया होगा कि इसका क्या अर्थ होता है। ये फार्मूला याद करने हैं पेपर के व्यू से, और इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है परमाणु त्रिज्या, जिसको एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज अर्थात परमाणु आकार भी कहते थे। परमाणु का आकार और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक दूसरे से उल्टा अर्थात व्युत्क्रमण अनुपात
संबंध रहते हैं। कैसे? जब हम बाएं से दाएं चलते हैं अर्थात लेफ्ट से राइट चलते हैं तो उसमें क्या होता है, लेफ्ट से राइट जब चलेंगे तो लेफ्ट से राइट चलते हैं तो जो परमाणु का त्रिज्या रहता है वो छोटा होता जाता है। इसकी वजह से क्या है, साइज भी हमारा क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन जब हम टॉप से अर्थात ऊपर से नीचे चलेंगे तो हमारा परमाणु का साइज अर्थात जो त्रिज्या होता है वो क्या होता है, बढ़ते चलता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, परमाणु त्रिज्या हमेशा कम होता है। परमाणु त्रिज्या हमेशा कम होगा तो उस हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। तो ये बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट अर्थात आवर्त के लिए। अब देखिए टॉप टू बॉटम अर्थात वर्ग के लिए कैसा होगा, वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु का साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है। अब परमाणु का साइज ये बड़ा हो जाएगा अर्थात अधिक हो गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके लिए हो जाएगा कम। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने अच्छा समझ लिया होगा। अब बाएं से दाएं अर्थात लेफ्ट से राइट चलते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता क्यों बढ़ता है, क्योंकि परमाणु का क्या है, साइज छोटा हो जाता है। छोटा होने के कारण जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन रहता है वो नाभिक अर्थात न्यूक्लियस के करीब पहुंच जाता है। और हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर जो बंध बनता है उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता। अब जो फ्लोरीन रहेगा या फिर उधर जो ऑक्सीजन हो गया, ये सब यदि किसी बंध के साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि उनका साइज छोटा हो जाएगा, छोटा होने के कारण क्या है, बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर तेजी से आकर्षित कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो नाभिक रहेगा उसके करीब ही उसमें इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे। तो इस वजह से ऐसा होता है। और जो ऊपर से नीचे आएंगे तो नाभिक से दूरी बढ़ जाएगा। नाभिक से दूरी बढ़ने के कारण क्या है, जो बंध अर्थात जो बॉन्ड बनेगा सहसंयोजक बंध, वो बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉनों को इसमें अट्रैक्शन अर्थात आकर्षण नहीं मिल पाएगा, अर्थात इसमें विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये रिलेशनशिप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब देखिए सेकंड है प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको हमने शेल्डिंग इफेक्ट के नाम से भी पढ़ा था। इसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, जिसको जेड इफेक्ट से दिखाते हैं। जेड इफेक्ट का फार्मूला भी ये हम कैलकुलेट करते थे, जेड माइनस सिग्मा। जेड क्या है, आकर्षण को बताता था नाभिक का, और सिग्मा क्या है, प्रतिकर्षण बताता था अंदर के कक्षा के इलेक्ट्रॉनों का, किसकी और बाहर के इलेक्ट्रॉनों के लिए। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश अर्थात जेड इफेक्टिव बढ़ाएगा, इसका अर्थ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि जब हम बाएं से दाएं चलेंगे तो ये जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है, परमाणु का साइज इतना बड़ा से धीरे धीरे इतना छोटा हो जाता है। अब देखिए इसमें न्यूक्लियस यहाँ पे है और इसमें न्यूक्लियस इतना, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इतना पास में पहुँच गया, इतना पास में पहुँच गया अर्थात यहाँ पे क्या हो गया, जेड इफेक्टिव का मान बढ़ गया। अब बढ़ जाएगा तो इसके साथ अगर कोई दूसरा परमाणु जुड़ा रहेगा तो इसका ताकत क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन करीब है तो अच्छा से खींच लेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट भी आपने समझ लिया होगा। अब तीसरा है परमाणु पर आवेश अर्थात एटम पर चार्ज पे भी निर्भर करेगा कि क्या विद्युत ऋणात्मकता कैसे निर्भर करेगा। यदि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अर्थात धन आवेश होगा तो हमेशा क्या होगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा बढ़ेगा। अर्थात पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि किसी परमाणु पे यदि धन आवेश रहेगा तो परमाणु पे धन आवेश रहेगा तो क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी और परमाणु का आकार क्या होगा, बड़ा से धीरे धीरे छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, धन आवेश आता है उसमें, तो इलेक्ट्रॉन निकलने से परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा सिकुड़ के। अब छोटा हो जाएगा तो नाभिक के आकर्षण की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। और नाभिक का आकर्षण अर्थात न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ने के कारण क्या होगा, जो जब भी उस परमाणु का बंध बनेगा दूसरे के साथ तो उस बंध के इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींच लेगा, अर्थात इसीलिए विद्युत ऋणात्मकता इसमें क्या है, बढ़ जाएगी। तो इसका अर्थ क्या है, धन आवेश जब भी बढ़ेगा अधिक मात्रा में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगा। धन आवेश कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता कम। अब ऋण आवेश में नेगेटिव चार्ज यदि होता है, नेगेटिव चार्ज बढ़ गया किसी में तो नेगेटिव चार्ज अर्थात ऋण आवेश बढ़ जाएगा। तो उसमें होगा क्या, नेगेटिव चार्ज बढ़ने के कारण जो अंदर के कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनका प्रतिकर्षण क्षमता बढ़ जाएगा। ठीक है, प्रतिकर्षण क्षमता बढ़ने के कारण परमाणु का साइज क्या है, छोटा से धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। बड़ा होने के कारण नाभिक से बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी दूरी बढ़ गई। दूरी बढ़ने से क्या होगा, वो उन इलेक्ट्रॉनों के लिए आकर्षण कम हो जाएगा। आकर्षण कम होगा अर्थात विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। अब हम किसी आयन के केस में देखें तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होगी। अब जैसे मैं मान लो कोई एटम लेता हूँ जिस पे +3 चार्ज है तो विद्युत ऋणात्मकता इसकी सबसे अधिक होगी। इसके बाद +2 वाले की होगी, इसके बाद A+ वाले की होगी, और इसके बाद A की, और इसके बाद A-2 A-3, इस तरीके से इनका क्रम बनेगा। अर्थात विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम किसकी होगी, निगेटिव चार्ज वाले की। तो ये याद रखना है, इसमें उदाहरण आपको मिल सकते हैं कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक किसकी कम करके। नेक्स्ट है कक्षक के प्रकार। ये हम इसके लिए चौथा जो यूनिट है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, उसमें इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल इसको यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब इतना ज़्यादा ये समझ नहीं आएगा लेकिन याद रखेंगे। टाइप ऑफ ऑर्बिटल अर्थात ऑर्बिटल के प्रकार पर हमने पढ़ा है कि जो नाभिक होता है अर्थात न्यूक्लियस, उसमें जो ऑर्बिटल होते हैं, और जो ऑर्बिटल किस में पाए जाते हैं, सबसेल अर्थात उपकोष में, और उपकोष किस में पाए जाते हैं, कोष अर्थात ऑर्बिट में। तो जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं वो इस क्रम से अरेंज होते हैं। अर्थात ये यदि हमारा एटम है तो इस एटम में ऐसे
ये हमारा न्यूक्लियस है, तो इस क्रम से एस पी डी एफ ऐसे है। तो एस क्या होता है, इस न्यूक्लियस की और के करीब रहता है। तो ये माना जाता है कि जो एस ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के करीब रहता है। न्यूक्लियस के करीब रहेगा तो क्या है, जो नाभिक है इसका आकर्षण उसके प्रति बहुत ज़्यादा रहेगा। तो एस ऑर्बिटल में जब भी इलेक्ट्रॉन रहेगा उस इलेक्ट्रॉनों के लिए नाभिक का आकर्षण हमेशा तेज रहेगा। अब इससे हमको क्या समझ में आता है कि नाभिक के नज़दीक यदि ऑर्बिटल होगा तो इससे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। अब इस ट्रिक का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, अर्थात यह एप्लीकेशन पार्ट है। इसका प्रयोग हम करते हैं संकरण में, अर्थात हाइब्रिडाइजेशन में, जिसको हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या होता है कि हम अलग अलग टाइप के संकरण पढ़ते हैं। जैसे एक sp संकरण होता है, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d, sp3d2। अब इसमें क्या है, s देखिए s और p है। अब इसको मैं 100 मान लूँ पूरा sp को, और s और p चूँकि दो भाग हैं तो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी सबसे अधिक होगी, इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी, उसके बाद इसकी। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एस का जो परसेंट है, एस चूँकि क्या होता है नाभिक के करीब होता है, जो कि हम पढ़ रहे थे अभी ऑर्बिटल में। अब नाभिक के करीब होगा तो लिखा हूँ कि नाभिक के नज़दीक ऑर्बिटल होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। अब देखिए यहाँ एस भी नाभिक के करीब है और थोड़ा सा दूर में पी भी है। तो इस केस में यहाँ पे एस का परसेंटेज कितना है, 50% है। 50% कैसे निकाला, एक एस और एक पी, तो 100/2 कर दिया इसलिए 50। अब यहाँ पे p का 2 और s का 1, तो टोटल 3 कर दिया। तो यहाँ पे जो s का परसेंट है, यहाँ पे s का परसेंट हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 33.33%। ठीक है, हम s का परसेंटेज देख रहे हैं उस हिसाब से, अर्थात sp संकरण वाले अर्थात हाइब्रिडाइजेशन वाले जो भी उदाहरण आएंगे उनकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी। इस कैरेक्टर के आधार पर हम यह डिफाइन कर सकते हैं, अर्थात बता सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट यूनिट में ये चीज़ रिपीट होगा वहाँ पे और डिटेल में ये चीज़ समझ पाएंगे। उसी प्रकार इसमें देखिए एस का यहाँ पे कैरेक्टर कितना होगा, 25%। कैसे, पी 3 है तो 75% इसका हो गया और 25 इसका, टोटल 100। 3 और 1 4, 100 में 4 का भाग दिया तो कितना आया, 25। चूँकि ये 1 है इसलिए इसका 25%। और इसमें देखिए 3 4 5 5 है तो टोटल कितना, एस का कितना हो जाएगा, 20%। क्यों, क्योंकि 5 100/5 किया तो एस अकेले है इसलिए 20% इसका, 20% इसका और बाकी 60% किसका, पी का। पी 3 है इस वजह से 20 × 3 कर देंगे। उसी प्रकार इसका देखिए 3 2 5 और 1 6, 100 में 6 का भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 कम 6 और 6 छक्का 36, और फिर वैसी मतलब 16.6%। अर्थात विद्युत ऋणात्मकता इसकी सबसे अधिक और सबसे कम इस हिसाब से इसकी होगी। अर्थात इनके उदाहरण हमको उस यूनिट में याद करने पड़ेंगे। विद्युत ऋणात्मकता अर्थात इस ट्रिक से भी हम पता कर सकते हैं कि इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक, इसकी कम होगी। तो उम्मीद है ये चीज़ें समझ गए होंगे आपने, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि आवर्त सारणी में इनका ट्रेंड कैसे चलता है, अर्थात हम लेफ्ट से राइट या ऊपर से नीचे जाते हैं तो आवर्त सारणी में चीज़ें कैसे घटती और बढ़ती हैं। सबसे पहले देखिए आवर्त में अर्थात इन पीरियड लेफ्ट टू राइट अर्थात बाएं से दाएं चलते हैं। बाएं से दाएं चलने पर हमेशा क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने पर जो विद्युत ऋणात्मकता है वो हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। ठीक है, कारण क्या है इसका, कारण है बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है। इसका कारण है सबसे पहले परमाणु का जो रेडियस है अर्थात त्रिज्या है वो कम हो जाता है। ये क्यों कम होता है, ये कम होता है किसके कारण, जेड इफेक्टिव अर्थात प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण, प्रभावी नाभिकीय आवेश ये बढ़ जाता है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये शुरुआत का तत्व ये इतना बड़ा साइज है, उसके बाद हम इधर चलते चल रहे हैं तो इसके बाद इसका साइज इतना छोटा हो गया। तो यहाँ पे न्यूक्लियस ये और इसका न्यूक्लियस अर्थात नाभिक ये है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का दूरी इतना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहीं पर है। तो इस कारण इसमें क्या है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ने के कारण क्या है, विद्युत ऋणात्मकता बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ना अर्थात आकर्षण बढ़ जाता है किसका, इस नाभिक का। तो यही कारण है परमाणु का त्रिज्या क्या हो जाता है, परमाणु का त्रिज्या कम अर्थात आकार छोटा हो गया। आकार छोटा हो गया क्यों, क्योंकि नाभिकीय आवेश बढ़ गया। तो इतना बड़ा जो साइज का था उससे धीरे धीरे ऐसा छोटा हो गया सिकुड़ के। तो उम्मीद करते हैं चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है, कार्बन और जो सल्फर होता है इसका 2.5 होता है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये जो मान है ये पॉलिंग स्केल वाले मान है, क्योंकि लिनस पॉलिंग का ही जो मान है वही चलता है, वही पुराना है। हाइड्रोजन और फास्फोरस के एक बराबर होते हैं 2.1 और नाइट्रोजन और क्लोरीन के एक बराबर होते हैं 3.0। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन तीनों जो सेट है इनके मान इक्वल होते हैं, मतलब कार्बन सल्फर के एक समान, हाइड्रोजन फास्फोरस के एक समान, नाइट्रोजन और क्लोरीन के, ये याद रखें। जो सीजियम होता है CS, इसका पूरे पीरियाडिक टेबल में अर्थात आवर्त सारणी में सबसे कम होता है। सबसे कम क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.7।
जो फ्लोरीन होता है उसका क्या होता है पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक होता है 4.0। इसको पालिंग ने दिया था, मतलब पालिंग ने सबसे पहले इसी खोज किया था, इसी के साथ तुलना करके बाकी सबका निकाला गया है। तो ये याद रखें, अर्थात ये मैक्सिमम होता है फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता, और इसका क्या होता है मिनिमम अर्थात न्यूनतम होता है। अब ये तो था इसका कारण, लेफ्ट से राइट चलेंगे तो बढ़ेगा, और क्यों बढ़ेगा उसका। अब इसमें कैसे वृद्धि होता है वो देखिए, जैसे लिथियम, लिथियम के बाद हम बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे क्या आता है नियान। नियान चूंकि शून्य समूह का सदस्य है इसको, और ये स्टेबल अर्थात स्थायी विन्यास वाले हैं, इसलिए इनका जो विद्युत ऋणात्मकता होगा वो हमेशा 0 होगा। अब इसका जैसे 1.0 होता है तो इसका 1.5, इसका 2.0, इसका 2.5, इसका 3.0, इसका 3.5, इसका 4, ऐसे मतलब 0.5 का अंतर रहता है। इसी तरीके से लगभग थोड़ा थोड़ा वेरिएशन रहता है। तो ये जो सेट है इनको याद रखें, बाकी ये डाटा याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा। तो उम्मीद है ये आवर्त में क्यों बढ़ता है क्या इफेक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अर्थात विद्युत ऋणात्मकता, इसको आपने समझ लिया होगा, कारण भी समझ लिया होगा। अब देखिए वर्ग में अर्थात ऊपर से नीचे जब हम चल रहे हैं, तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर से नीचे चलने पर जो आर है इसका मान क्या हो जाता है, त्रिज्या का बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ने के कारण क्या है, विद्युत ऋणात्मकता हमेशा कम होगा, अर्थात विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, कम होगा या घटेगा। कारण क्या है, कारण है इसका, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं कारण को। इस चीज़ का कारण है घटने का कि पहला कारण है तो त्रिज्या बढ़ गया, आकार बढ़ा अर्थात त्रिज्या बढ़ा, आकार बड़ा हो जाता है। दूसरा क्या हो गया, जेड इफेक्टिव, ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि हम शुरुआत में इतने साइज़ पे थे, अब नीचे आ रहे हैं तो इसका साइज़ क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अर्थात ये जो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ इतना दूर चला गया, तो सामान्य सी बात है जेड इफेक्टिव अर्थात प्रभावी नाभिकीय के आवेश क्या हो गया, कम हो गया। तो इस कारण जो विद्युत ऋणात्मकता है ऊपर से नीचे आने पर कम होता है। अब इसमें याद क्या रखना है, जो पहला समूह है वर्ग 1, चूँकि हम बाएं से दाएं चलते हैं तो हमेशा बढ़ता है, उस हिसाब से पहला समूह से हम पूरा कहाँ पहुँच रहे हैं, 18वें समूह, जिसको शून्य समूह भी बोलते हैं। ये 18वां समूह भी है, शून्य या 18वां समूह। तो बाएं से दाएं चलेंगे तो सबसे लास्ट वाले क्या होगा, अधिक, और सबसे शुरू वाले का क्या होगा, कम। तो उस हिसाब से वर्ग 1 का सबसे न्यूनतम आयनन ऊर्जा होता है, जिसमें क्या आता है, इसी में सीजियम आता है जो कि सबसे कम रहता है सीजियम का। और वर्ग 17 का होता है सबसे अधिकतम, और वर्ग 17 अर्थात जिसको हैलोजन परिवार कहते हैं, इसमें आता है फ्लोरीन। ठीक है, और जो शून्य समूह है नोबल गैस, इसका विद्युत ऋणात्मकता होता है लगभग या 0 के बराबर। तो ये याद रखना है, क्यों, क्योंकि इनका स्थायी विन्यास होता है और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की स्थिति में नहीं होते, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को खींच नहीं सकते, क्योंकि एक अणु बना नहीं सकते। ठीक है, ये इनका कारण था। उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी तक जो हमने ट्रेंड पढ़ा उसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अब हम देख रहे हैं इस लेसन में जितने भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़े उनका ट्रेंड हम कैसे याद करेंगे, उसका शॉर्ट ट्रिक एक प्रकार से। देखिए हम सबसे पहले लेफ्ट से राइट चलते हैं इस तरीके से, लेफ्ट हो गया हमारा ये राइट। लेफ्ट से राइट चलने पर क्या चीज़ बढ़ते हैं, न्यूक्लियर चार्ज, नाभिकीय आवेश, आयनन ऊर्जा भी बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बंद होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं इसको, आयनाइजेशन एनर्जी। और ये क्या है, नाभिकीय आवेश, ये आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एटम का क्या हो गया, साइज। तो ये शुरू की 4 चीज़ें बढ़ती हैं, एटम का साइज क्या हो गया, घटता है। अब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, अर्थात ये टॉप से क्या हो गया, बॉटम, अर्थात वर्ग में अब चल रहे हैं। वर्ग में क्या होगा, जो चीज़ इधर बढ़ेगा वो चीज़ घटेगा। देखिए नाभिकीय आवेश घटता है, क्यों, साइज बड़ा हो जाता है। आयनन ऊर्जा घटता है, क्यों, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बंद होता घटता है, क्यों, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है। विद्युत ऋणात्मकता भी घटता है, क्यों, क्योंकि साइज बड़ा हो जाता है। परमाणु त्रिज्या क्या हो गया, बढ़ जाता है, और इसी को मैं साइज बोल रहा हूँ। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा, कौन सी चीज़ें घटती हैं और कौन सी चीज़ें बढ़ती हैं। और सब जो चीज़ें इधर बढ़ती हैं इनका कारण ये है, एटम का साइज क्या हो गया, घटता है। और जो चीज़ें इधर क्या हो गए, घटती हैं, इनका कारण क्या है, इसका कारण है परमाणु का साइज क्या हो गया, बढ़ता है। तो कारण सबके यही है लगभग पूरे, और कुछ एक कारण में नाभिकीय आवेश है। इधर जो बढ़ने वाली चीज़ें हैं उनके लिए एक कारण तो ये भी है और एक कारण ये है, और इधर जो चीज़ें घट रही हैं उनके लिए एक कारण ये है, क्या है, परमाणु त्रिज्या बढ़ना, और दूसरा कारण क्या है, ये नाभिकीय आवेश। तो इन्हीं 2 कारणों की वजह से इधर चीज़ें बढ़ जाती हैं, इधर चीज़ें घट जाती है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही, ये अपना जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया लगभग। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। थैंक यू।